चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक क्विज के साथ करते हैं। मैं आपको 3 से 4 क्लूज दूंगी और आपको डॉट्स कनेक्ट करके ये बताना है कि उन सभी के बीच क्या कॉमन है। क्लू नंबर 1, एक कंपनी कई सालों के स्ट्रगल के बाद स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है। क्लू नंबर 2, उस कंपनी को हमारे देश के बहुत ही जाने माने योग गुरु का साथ मिलता है और वो स्टॉक मार्केट पे फिर से लिस्ट होती है। क्लू नंबर 3, लिस्ट होते ही कंपनी का स्टॉक अपर सर्किट पे हिट करता है। क्लू 4, नहीं, आई नो आप ऑलरेडी गेस कर चुके हैं। अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कर दिया? तो हाँ, आपका गैस बिल्कुल सही है। मैं बात कर रही हूँ रुचि सोया की। चलिए अब आपने कंपनी तो गैस कर ली, अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टास्क है, लेकिन शर्त ये है कि मैं जो कहूँगी वो आपको कमेंट्स में टाइप करके बताना पड़ेगा ताकि मुझे पता तो लगे कि आपने टास्क किया भी या नहीं। तो चलिए, रेडी? ओके, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए रुचि सोया शेयर प्राइस और अब आपकी स्क्रीन पे कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है कमेंट्स में बताइए। कर दिया? क्या स्क्रीन पे रुचि सोया का स्टॉक चार्ट था या फिर पतंजलि फूड्स लिमिटेड का? कंफ्यूज मत होइए, पतंजलि फूड्स ही रुचि सोया है। एक्चुअली लास्ट ईयर यानी कि जून 2022 में रुचि सोया को रीनेम करके पतंजलि फूड्स कर दिया गया था। तो आखिर रुचि सोया और पतंजलि ग्रुप के बीच में क्या कनेक्शन है? क्यों हाल ही में बीएसई और एनएसई ने पतंजलि फूड्स के 21 प्रमोटर्स के शेयर्स फ्रीज किए हैं? ऐसी कंपनी जिसने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे, उसका स्टॉक पिछले 6 महीनों से नीचे क्यों जा रहा है? कौन से चैलेंजेस हैं जो बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप फेस कर रहा है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए पहले आज से लगभग 10 से 12 साल पीछे जाते हैं और तब के रुचि सोया का बिजनेस देखते हैं। तो रुचि सोया प्राइमरीली सोया प्रोडक्ट्स और एडिबल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व थी। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को न्यूट्रेला, न्यूट्रीगोल्ड, महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड, रुचि सोया और रुचि स्टार जैसे ब्रांड्स के अंडर अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे सेल करती थी। अब कंपनी का बिजनेस वैसे तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एक के बाद एक कई प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से कंपनी की डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो गई। कंपनी का एडिबल ऑयल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस उनकी सेल्स में 70% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही लो मार्जिन्स पे चलता है। इसलिए डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्यूटी का चेंज होना या रॉ मटेरियल प्राइसेस की वोलेटिलिटी इनके बिजनेस को काफी इम्पैक्ट करते हैं। अब अक्टूबर 2011 में हुआ ये कि इंडोनेशिया, जो पाम ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, उसने अपने क्रूड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी कम कर दी, जिसकी वजह से इंडिया में क्रूड पाम ऑयल के इम्पोर्ट के दाम बढ़ गए जबकि रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट सस्ते हो गए। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे देश के इस सेगमेंट के ऑयल रिफाइनर्स पे देखने को मिला, जैसे कि रुचि सोया। जी हाँ, उनके मार्जिन्स बुरी तरह से हिट हुए। फिर 2014-15 में इंडिया के कई पार्ट्स ड्राउट से जूझ रहे थे, जिससे रुचि सोया का सीड एक्सट्रैक्शन बिजनेस वर्टिकल, जो उनकी सेल्स में अराउंड 15% कंट्रीब्यूट करता था, वो बुरी तरह अफेक्ट हुआ। ये सब काफी नहीं था कि 2016 में कंपनी पे कैस्टर सीड्स के फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद रुचि सोया का स्टॉक क्रैश कर गया और उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया गया था। एक और प्रॉब्लम थी रुचि सोया के कस्टमर्स। एक्चुअली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं बल्कि कंज्यूमर गुड्स मेकर्स को सप्लाई करती थी। इसके चलते रुचि सोया के पेमेंट साइकिल्स काफी लंबे रहते थे और कंपनी को शॉर्ट टर्म डेट्स पर काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता था। रिजल्ट ये था कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते ही गए, जिससे कंपनी का डेट पाइल अप होता चला गया। जब आप अपने कस्टमर्स को सामान क्रेडिट पे बेचते हैं तो उसे ट्रेड रिसीवेबल्स में काउंट किया जाता है। इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में आपके कस्टमर्स का पेंडिंग पेमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली कंपनी अपने बढ़ते रिसीवेबल्स को कभी रिकवर कर ही नहीं पाई और मार्च 2018 में उन्हें अपनी बुक से 5000 करोड़ रुपीस के रिसीवेबल्स को राइट ऑफ करना पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली रुचि सोया ने अपनी डेट रिपेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर दिया। 2 डेकेड्स में पहली बार कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव में चली गई। बैंक्स अपने पैसों को रिकवर करने के लिए कंपनी को बैंक्रप्सी कोर्ट ले गए। नवंबर 2019 में कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया गया।
कंपनी के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप पिक्चर में आया और उन्होंने सोचा कि रुचि सोया के एडिबल ऑयल बिजनेस का एडिशन उनके एफएमसीजी जायंट बनने के सपने को पूरा करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बस फिर दिसंबर 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने बैंकरप्ट रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपीस में अक्वायर कर लिया। तो अब आप समझ गए ना, पतंजलि ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे टॉप पे है पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद, जिसकी कई सब्सिडरीज हैं और उन्हीं में से एक है रुचि सोया, जिसे अब पतंजलि फूड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से कंपनी इन दिनों न्यूज में है। अब पतंजलि ग्रुप के साथ डील होने के बाद जितने भी पैसे रुचि सोया में आए उसे कंपनी का डेट चुकाने में यूज किया गया और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करना पड़ा। डील के बाद पतंजलि आयुर्वेद और बाकी ग्रुप प्रमोटर्स के पास कंपनी का टोटल 99% स्टेक था। दरअसल सेबी की ये गाइडलाइन है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% होनी चाहिए और अगर कोई कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है तो इस रूल से अबाइड करने के लिए उनको 3 साल का समय दिया जाता है। रीजन सिंपल है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होगी तो मार्केट में शेयर्स की लिक्विडिटी कम होने के चलते इन शेयर्स को मैनिपुलेट करना या उनकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा और ऐसा ही कुछ हुआ भी। पतंजलि ग्रुप ने रुचि सोया को अक्वायर करने के बाद 27 जनवरी 2020 को 17 रुपीज के प्राइस पे कंपनी को फिर से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया था। सिर्फ 5 महीनों में रुचि सोया का स्टॉक 17 रुपीज से 1519 रुपीज को टच कर गया। 8,988% रिटर्न्स यानी कि 90 टाइम्स ग्रोथ। अब पब्लिक के पास तो शेयर्स थे ही नहीं क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कंपनी के नए प्रोमोटर्स के पास थी, इसलिए पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो कमाया ही नहीं, राइट। ऐसे केसेस से रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी ने ये गाइडलाइन बनाई थी। लिस्ट होने के बाद रुचि सोया का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समय बीत रहा था और अभी भी प्रोमोटर होल्डिंग 99% पे थी। इसलिए कंपनी ने मार्च 2022 में एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का रास्ता अपनाया। एफपीओ का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जब एक लिस्टेड कंपनी नए शेयर्स इशू करना चाहती है तो उस प्रोसेस को एफपीओ कहते हैं। ये एफपीओ कंपनी के लिए सक्सेसफुल रहा था। इस एफपीओ के थ्रू कंपनी ने 4,300 करोड़ रुपीस रेज किए और एफपीओ इन्वेस्टर्स ने 1 महीने से भी कम समय में 75% रिटर्न्स बनाए। अब आप खुद बताइए, एफपीओ के पहले रुचि सोया में प्रोमोटर स्टेक कितना था? 99%, राइट? और सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम पब्लिक स्टेक कितना होना चाहिए? 25%। तो आइडियली एफपीओ के बाद प्रमोटर्स का स्टेक 99% से घट के 75% या उससे कम हो जाना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन एफपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास रुचि सोया में 80% हिस्सेदारी बची हुई थी। बाय द वे, इसी बीच जून 2022 में रुचि सोया को रीनेम करके पतंजलि फूड्स कर दिया गया था और कंपनी ने पतंजलि आयुर्वेद से उनका रिटेल फूड्स बिजनेस भी अक्वायर कर लिया था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का केस डिस्कस करते हैं। तो पतंजलि फूड्स को 18 दिसंबर 2022 से पहले पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% तक ले जानी थी, लेकिन आज हम 22 मार्च 2023 को बात कर रहे हैं और अभी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक 80% पे है। अब आप सोचेंगे कि जब प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 99% से 75% पे लानी ही थी तो कंपनी ने पहले एफपीओ के समय ही ऐसा क्यों नहीं किया? सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। रीजन शायद ये हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे ना होने की वजह से प्रोमोटर्स अभी अपना स्टेक डाइल्यूट करना नहीं चाह रहे हों। लेकिन रीजन कुछ भी हो, रूल्स तो रूल्स हैं, आपको उनसे अबाइड करना ही होगा। और डेडलाइन से पहले रिक्वायर्ड एक्शंस ना लेने की वजह से स्टॉक एक्सचेंजेस ने कंपनी के 21 प्रोमोटर एंटिटीज के शेयर्स फ्रीज कर दिए। इनमें पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि परिवहन, पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास और आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हैं। इसके बाद कंपनी का स्टॉक 5% से नीचे भी गिरा था। ऐसे में इन्वेस्टर्स को काम डाउन करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट को बाहर आना पड़ा। बाबा रामदेव ने कहा कि एनएससी और बीएसई द्वारा प्रोमोटर्स के स्टेक को फ्रीज करने से कंपनी के ऑपरेशंस इंपैक्ट नहीं होंगे।
इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स ऑलरेडी पिछले साल हुए एफपीओ के बाद से 1 साल के लॉक इन में हैं, जो अप्रैल में खत्म होगा। फिर बाबा रामदेव ने इन्वेस्टर्स को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि कंपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करने के लिए अप्रैल 2023 में एक और एफपीओ करेगी। हालांकि इसके तुरंत बाद पतंजलि फूड्स ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में क्लैरिफाई किया कि कंपनी इस बार एफपीओ का रास्ता नहीं अपनाएगी, बल्कि वो ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल या फिर क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। अब ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का इश्यू तो शायद कुछ महीनों में सॉल्व हो भी जाएगा, मगर पतंजलि फूड्स का बिजनेस भी कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगस्त 2022 में 1375 रुपीस के हाई से कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है, पतंजलि फूड्स के बिजनेस में कुछ चैलेंजेस हैं जो अब उभर के आ रहे हैं। लास्ट ईयर बाबा रामदेव ने पतंजलि और रुचि सोया को 5 सालों में इंडिया का नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बनाने की बात कही थी। कुछ साल पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो HUL जैसे जायंट को भी आने वाले समय में पीछे कर देंगे। अपने इन एम्बिशियस प्लान्स को मोशन में लाने के लिए पतंजलि फूड्स ने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया। मई 2022 में रुचि सोया ने पतंजलि आयुर्वेद के फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपीस में अक्वायर कर लिया और इसी मूव के साथ रुचि सोया और प्रेजेंट डे पतंजलि फूड्स ने अपने आप को एक एफएमसीजी ब्रांड की तरह पोजीशन कर लिया। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद पतंजलि फूड्स आज 4 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक है फूड्स बिजनेस, जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स और पतंजलि आयुर्वेद का एक्वायर्ड फूड पोर्टफोलियो शामिल है। अब एक मेजर एफएमसीजी ब्रांड बनने के पिछले 1 से 1.5 साल से कंपनी बड़ी एग्रेसिवली मार्केट्स में अपने आप को पोजीशन कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड वेलनेस सेगमेंट में एंट्री की, जिसके अंडर वो स्पोर्ट्स, मेडिसिन और जनरल न्यूट्रिशन सेगमेंट्स को केटर करती हैं। और ऑफ कोर्स उनकी एडिबल ऑयल और ऑयल पाम प्लांटेशन वर्टिकल्स में तो वास्ट प्रेजेंस है ही। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 3 में जहां कंपनी का एडिबल ऑयल बिजनेस 10% से ग्रो हुआ था, वहां इंडस्ट्री सिर्फ 5% से ग्रो हुई थी। यानी कि पतंजलि फूड्स का एडिबल ऑयल बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसी दौरान कंपनी का फूड्स बिजनेस रेवेन्यू 34.5% से गिरा था। इनफैक्ट जहां एक तरफ कंपनी के फूड बिजनेस से रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से गिरा है, वहीं अगर आप HUL को देखते हैं तो उनके रेवेन्यूज में 4% का ग्रोथ हुआ है। अभी भी अगर आप पतंजलि फूड्स के रेवेन्यूज को एनालाइज करते हैं तो अराउंड 76% रेवेन्यूज तो रुचि सोया के एडिबल ऑयल बिजनेस से आते हैं। और ये बिजनेस भले ही फूड्स बिजनेस से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, पर साथ ही साथ ये बिजनेस एक हाई रिस्क लो मार्जिन बिजनेस भी है। याद कीजिए कैसे रुचि सोया ने 2011 से 2018 के बीच स्ट्रगल किया था, इसलिए ये बिजनेस पतंजलि फूड्स के ओवरऑल मार्जिन को नीचे खींच रहा है। अब अगर आप पतंजलि फूड्स को सिर्फ एक एडिबल ऑयल कंपनी की तरह देखते तो बात अलग थी, लेकिन कंपनी अपने आप को एक एफएमसीजी ब्रांड की तरह पोजीशन करती है, तो कंपैरिजन भी एफएमसीजी कंपनीज के साथ ही होगा, राइट? तो अगर दूसरी एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स देखें तो वो 18 से 30% के बीच हैं, जबकि पतंजलि फूड्स के ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 4.64% हैं। एक और चिंता की बात यह है कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल सेल्स काफी ज्यादा हैं एट 33.2%। यानी कि कंपनी को अपनी ऑलमोस्ट 1/3 सेल्स के लिए तो पैसा अभी तक मिला ही नहीं है। HUL और ITC जैसी कंपनीज के लिए ये नंबर 10% से भी कम है। अब अगर हम कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर्स को एनालाइज करें तो आपको कौन सा क्वार्टर ऑड लग रहा है? दिसंबर 2022 वाला क्वार्टर, राइट? इंक्रीमेंटली इंक्रीज होने के बाद कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया है। वैसे उनके सेल्स जरूर डाउन है, लेकिन इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने की वजह से उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी हद तक घट गए हैं और इसलिए उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। एक आखिरी बात, पतंजलि फूड्स के फूड वर्टिकल के सेल्स गिरने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आया था तो उनके कुछ की स्ट्रेंथ्स थी, जैसे कि उनकी स्वदेशी थीम, नेचुरल प्रोडक्ट्स का दावा और लो प्राइसिंग। बट कंपनी शायद ये भूल गई कि इस इंडस्ट्री में कई डीप पॉकेटेड प्लेयर्स मौजूद हैं। कंपेटिटर्स ने सिमिलर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू कर दिया।
ऊपर से पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत कम डिस्काउंट ऑफर करती है एट अराउंड 5% डिस्काउंट्स। वहीं कंपनी के कंपेटिटर्स जैसे कि नेस्ले, अमूल, डाबर 5 से 20% तक का डिस्काउंट देते हैं। इस वजह से रिटेल और किराना स्टोर्स को पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे बहुत लो प्रॉफिट्स मिलते हैं और वो बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस पतंजलि फूड्स का। हमेशा याद रखिए, बिजनेस में ऑप्टिमिज्म जरूरी है, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमिज्म से बिजनेसेस नहीं चलते। और एज एन इन्वेस्टर जितना ध्यान आप पॉजिटिव न्यूज पे देते हैं उतना ही नेगेटिव फैक्टर्स पर भी देना चाहिए। आप पतंजलि के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.